Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JRF Station. So let's start our today's class, that is International Organization, that is IMF and World Bank. तो आज हम IMF और वर्ल्ड बैंक के कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले आपको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होना चाहिए, तो आज हम सबसे पहले ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आज हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास को। देन ये होती है कि जैसे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, व्हाट इज इट्स मीनिंग। तो सबसे पहले इसको एक अनदर नेम से भी जाना जाता है, वो है UNMFC, जिसके फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। तो इसको पेपर में इस नेम से भी पूछा जा सकता है, तो आप क्या कीजिए, इसका नेम एक याद रख लीजिए, इसकी एक फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो ये कॉन्फ्रेंस थी उसमें 730 डेलीगेट्स थे, 44 कंट्रीज के थे जो उन्होंने पार्टिसिपेट करा था इसमें। और कहां पर पार्टिसिपेट करा था, माउंट वॉशिंगटन होटल नाम की एक जगह थी, वहां पर इन्होंने 730 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट करा था जो 44 कंट्री से बिलोंग करते थे। ये ब्रिटेन वुड्स में हुई थी, जो न्यू हैम्पशायर में एक जगह का नाम है, और ये न्यू हैम्पशायर है जो ये यूएसए कंट्री है उसमें ये सिचुएटेड है। अब ये कब से कब तक हुई थी, 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 के बीच में ये हमारी कॉन्फ्रेंस है जो वो हुई थी। तो नेक्स्ट अगर बात करूं कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम जो कंट्री है, उसको किसने रिप्रेजेंट करा था इस कॉन्फ्रेंस में। तो जो हमारे एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जेएम केन्स, इसकी फुल फॉर्म होती है जॉन माइनार्ड केन्स, तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को इस कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करा था। नेक्स्ट हम बात करें कि यूएसए जो कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको किसने रिप्रेजेंट करा था इसमें, उसने किसने करा था, हैरी डेक्स्टर वाइट ने यूएसए को इस कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करा था। नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो कॉन्फ्रेंस हमारी कंडक्ट करवाई गई थी 1944 में, इसका मेन गोल क्या था, कि इसके तो क्या ऑब्जेक्टिव थे इसको कंडक्ट करवाने के। तो हम बात करते हैं कि क्या था इसके ऑब्जेक्टिव, डिजाइनिंग अ न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट अनदर ग्रेट डिप्रेशन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट करना। ऐसा क्यों था, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड वॉर था उस टाइम हमारा शुरू हो चुका था, मतलब 1939 से 45 के बीच में हमारा वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। तो इस वजह से क्या थी, हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारे जो कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बहुत ज्यादा ठप हो चुका था, वो खत्म हो चुकी थी हमारी इकोनॉमी। तो उसकी स्टेबिलिटी की लाने के लिए ही हमने इस कॉन्फ्रेंस को क्या करा था, कंडक्ट करा था। और हम क्या करना चाहते थे, ग्रेट डिप्रेशन को प्रिवेंट करना चाहते थे, क्योंकि जब हमारे वर्ल्ड वॉर आए थे तो उस टाइम क्या हुआ था, बहुत ज्यादा मंदी आ चुकी थी, हमारी जो कंट्रीज है उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा ठप हो चुकी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि की आउटकम क्या थे इस कॉन्फ्रेंस के। तो फर्स्ट हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रिजल्ट था इस कॉन्फ्रेंस का, की आउटकम था, वो ये था कि इसमें क्या है, 2 मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट का फ्रेमवर्क तैयार करा गया था। अब ये क्या थे, इसको हम ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के भी नाम से जानते हैं। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कौन कौन से होते हैं, एक तो फर्स्ट है हमारा वर्ल्ड बैंक, देन है हमारा IMF। तो ये 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके बेसिस पे क्या हुआ था, हमारी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में इनको सेटअप करा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अनदर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें क्या करा गया था कि एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को सेटअप करा गया था। अब ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी जो जो करेंसीज हैं उनको पैक्ड कर दिया गया था, उनको टाइड कर दिया गया था डिफरेंट जो हमारी यूएसए कंट्री है उसकी करेंसी के साथ। मतलब जैसे हमारी रुपीज है और अनदर कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज है, तो उसको क्या करा गया, जो भी यूएसए डॉलर है उसके साथ टाइड कर दिया गया, उसके साथ उसको पैक्ड कर दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करें जिस वजह से क्या हुआ कि जैसे मैंने हमारी जो कंट्री है रुपीज उसको मैंने पैक्ड कर दिया, उसकी करेंसीज को मैंने टाइड कर दिया यूएस डॉलर के साथ। तो अब मुझे अगर यूएस डॉलर की जरूरत है तो मैं क्या करूंगी, उस कंट्री को गोल्ड प्रोवाइड करूंगी और एक्सचेंज में हमें वो क्या देंगे, यूएस डॉलर की अमाउंट देंगे। जिस वजह से क्या हुआ, जो यूएस डॉलर था वो वर्ल्ड की प्राइमरी रिजर्व करेंसी क्या हुई, बन चुकी थी उस टाइम पर हमारे। तो ये था हमारा कि एक मेन दूसरा जो इसकी की आउटकम थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इसका थर्ड जो की आउटकम क्या था कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है और क्या इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको क्या करना, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। अब ये हमारे इसके ऑब्जेक्टिव है मेन।
क्या करना कि अब हम इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या क्या करा, जैसे 1944 में हमने इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करा, उसके बाद ही 1947 में जैसे गैट है हमारी, उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, जो क्या है गैट बाद में जाकर WTO ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। तो इसके हमारे कुछ ये बेनिफिट्स थे, कुछ हमारी की आउटकम्स थी, जिस वजह से क्या हुआ था, हम इसका क्या करा गया था, एस्टेब्लिशमेंट या फिर इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करा गया था। तो आई होप कि इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको अच्छे से जो सारे के सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं IMF के बारे में। जैसा कि हमने वो पीछे ही पढ़ा कि जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस थी उसकी की आउटकम ये थी कि इसमें दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करने का काम करा गया था। दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, IMF एंड देन वर्ल्ड बैंक। तो IMF को हम अब डिस्कस करते हैं। तो पहले तो IMF की फुल फॉर्म क्या होती है, IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसको क्या करा गया था, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट जो था हमारा ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में, उसके बेस पे ही इसको सेटअप करने का काम करा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको फाइनलाइज कब करा गया था, 1944 जुलाई में इसको फाइनलाइज मतलब इसको साइन कर दिया गया था कि हम IMF के सेटअप पर उसका फ्रेमवर्क हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि इसको एस्टेब्लिश कब करा गया था, दिसंबर 1945 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट इसने अपनी जो फंक्शनिंग है, अपनी वर्किंग है, उसको कब कमेंस करा था, तो उसको इसने मार्च 1947 में क्या करा था, कमेंस करा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर किस कंट्री में है या फिर किस सिटी में है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। अब ये DC की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया USA में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसकी मेंबर कंट्रीज की बात आती है, इसकी जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं वो 190 है। नेक्स्ट हम बात करें कि करंट चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है इनके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटी आपसे पूछ सकती है। जैसे हम बात करते हैं कि क्या है, इसके जो करंट चीफ इकोनॉमिस्ट है वो है पियरे ओलिवर गोर्निचास, जबकि इसके फॉर्मर जो चीफ इकोनॉमिस्ट थी वो हमारी गीता गोपीनाथ थी, जो क्या है एक इंडियन अमेरिकन विमेन है। तो हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट कि IMF है जो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, मतलब उसमें क्या क्या हमारे मेंबर्स होते हैं, कौन कौन उसमें मैनेजमेंट को संभालने का काम करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर। एक क्या होती है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर होती है, जो क्या होती है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है IMF की। इसमें क्या होता है, ईच मेंबर कंट्री हैज अ रिप्रेजेंटेटिव। इसमें हर एक जो मेंबर कंट्री है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो यूजुअली कौन हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है किसी कंट्री का, या फिर सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होता है। जैसे हमारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब है नए बने हैं संजय मल्होत्रा, करंट RBI गवर्नर हैं। तो यहाँ पर हमारे कौन होंगे, हर एक कंट्री का जो मेंबर है रिप्रेजेंटेटिव हमारी कंट्री से संजय मल्होत्रा यहाँ पर होने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब इसमें क्या होते हैं, 24 डायरेक्टर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। अब जो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम क्या है, डेली ऑपरेशंस को हैंडल करना, उनको ओवरसी करना, इसका मेन काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे मैनेजिंग डायरेक्टर के से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो IMF का हेड होता है, जिसको क्या करा जाता है, इलेक्ट करा जाता है 5 ईयर टर्म के लिए, मतलब 5 सालों के लिए उसको इलेक्ट करा जाता है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर रोल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो करंट में इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वो एक लेडी है, विमेन है, जिसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, जो 2024 से इस रोल को प्ले कर रही है। तो ये था हमारा की कंप्लीट, हमने जैसे डिस्कस करा कि IMF का क्या मोटिव है और क्या इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें एक जैसे हमने पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। अब जो इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कितने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, वो 4 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। अब वो 4 कंट्रीज कौन सी है, जैसे इंडिया खुद है, तो श्रीलंका है, भूटान है एंड देन बांग्लादेश है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 4 कंट्रीज हैं जिसके जो हमारे इंडिया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन 4 कंट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं IMF में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंबरशिप क्लोज के बारे में। मेंबरशिप क्लोज क्या होता है कि इसमें अगर कोई भी मेंबर कंट्री है, अगर वो IMF का मेंबर बनना चाहती है तो सबसे पहले उसे इस क्लोज पे साइन करना पड़ेगा। इस क्लोज का मतलब है
कि अगर आप IMF का मेंबर बनना चाहते हो तो आप ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर बन जाओगे। तो आपको ये साइन करना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सब्सक्रिप्शन है उसका एक कोटा पे किया जाता है IMF का, तो उसको पे करने के लिए आप क्या है विलिंग हो चुके हैं। तो इस वजह से एक मेंबरशिप क्लोज होता है जिसमें क्या है कि आप वर्ल्ड बैंक के भी ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाओगे जब आप IMF की मेंबर कंट्रीज में इंक्लूड हो जाओगे। तो नेक्स्ट आता है कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स था किसका, IMF का। जब मतलब IMF को फाउंड करा गया था, जब इसको एस्टेब्लिश करा गया था, तो इंडिया भी वहां की एक ओरिजिनल कंट्री थी, इसके फाउंडिंग मेंबर थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एस्टेब्लिश ही क्यों करा गया था IMF को। तो फर्स्ट आता है एंश्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी जो हमारी पूरे वर्ल्ड की, उसको स्टेबल करने के लिए ही इसका ऑब्जेक्टिव था मेन, कि इसको सेटअप करना चाहिए एक किसको, IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज इन क्राइसिस, कि जो भी कंट्रीज क्राइसिस को फॉलो कर रही है, बहुत ज्यादा जो डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, गरीबी है, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ताकि क्या कर सके वो जो भी क्राइसिस है उसको फेस करने में उनको हेल्प प्रोवाइड करी जाए। तो इसका ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है एनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, उसको क्या करना, प्रमोट करना, और जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको कम से कम करने का क्या करना, प्रयास करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो IMF है वो कुछ क्या है, एनुअल कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन इशू करता है। तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर है कि फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसकी फुल फॉर्म भी आपको दी गई है जैसे WEO, तो आपको इसका नाम भी देकर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, GFSR। ये भी इसकी क्या होती है, रिपोर्ट होती है जो IMF पब्लिकेशन करता है। नेक्स्ट है इसकी फिस्कल मॉनिटर। फिस्कल मॉनिटर भी इसकी रिपोर्ट है जो IMF हर साल इशू करता है। अब एक मेन बात की आती है यहाँ पर कि इसमें है जो वेटेज वोटिंग का काम होता है, मतलब यहाँ पर किसी कंट्री को एक वोट नहीं होता, मतलब वन कंट्री हैज नॉट वन वोट। यहाँ पे वेटेज के अकॉर्डिंग, मतलब जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा SDR, सबसे ज्यादा कोटा दिया है IMF को, उस हिसाब से ही उस करेंसी की क्या होती है, वैल्यू होती है, उस हिसाब से उनको वोट करने का राइट होता है। तो यहाँ पर वेटेज वोटिंग होती है। जबकि हमने पीछे ही पढ़ा था पिछली वाली वीडियोस में कि जो WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर क्या होता है, वन कंट्री हैज ओनली वन वोट का राइट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका जो फाइनेंसिंग का सोर्स क्या होता है, कि जैसे हमने पढ़ा IMF फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ऐसी कंट्रीज को जो क्राइसिस को फॉलो कर रही हैं। तो इसमें वो फाइनेंस लाएगा कहां से, तो उसके कुछ सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट है बोरोइंग, देन होता है कोटा, जिसे हम SDR भी बोलते हैं। अब ये SDR क्या है, SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो क्या है, एक IMF की यूनिट होती है अकाउंट्स की। नेक्स्ट हम बात करें जो SDR है, उसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है, जिसको कब क्रिएट करा गया था, 1969 में आई जो है ये SDR को क्रिएट करा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो SDR है वो 5 जो करेंसीज हैं हमारी, उसकी एक बास्केट होती है। इसको रिव्यू करा जाता है एवरी 5 इयर्स, मतलब हमने जैसे अब डिसाइड कर दिया कि ये 5 करेंसीज हैं जो SDR में हमारी एलोकेट होंगी। अब इनको क्या करा जाएगा, रिव्यू करा जाएगा एवरी 5 इयर्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब कौन सी है वो 5 करेंसी। तो फर्स्ट आता है हमारा US डॉलर, जिसका कितना वेटेज है, 43.38% इसका वेटेज है। नेक्स्ट हम बात करें यूरो। यूरो यहाँ पर कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये है 29.31%। देन नेक्स्ट है चाइनीज युआन, मतलब यहाँ पे ये चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं, 12.28% इसका वेटेज है। नेक्स्ट हम बात करें जापानीज येन। येन जापान की जो करेंसी है, इसका कितना वेटेज है, 7.59%। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जो यूके की, इंग्लैंड की क्या है, करेंसी है, तो वो करती है 7.44%, हमारी वेटेज है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की। अब आता है कि बोरोइंग मेथड क्या क्या होते हैं IMF के, मतलब किस किस तरीके से वो बोरो कर सकता है। तो फर्स्ट हम बात करें स्टैंड बाय अरेंजमेंट, SB होता है ये, इसकी फुल फॉर्म है स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट होता है कि IMF को अगर शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है,
तो इस बोरोइंग मेथड का यूज कर कर अपनी फाइनेंस को अरेंज कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। अब ये एक्सटेंडेड है, मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म था कुछ, तो अब इसको लॉन्ग टर्म कर दिया गया है। मतलब ये लॉन्गर टर्म सपोर्ट होता है किसके लिए? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए। मतलब जो आईएमएफ का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी है, हमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आनी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आईएमएफ को। नेक्स्ट हम बात करें पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। मतलब पॉवर्टी है जो हमारी गरीबी है उसको रिड्यूस करने के लिए, और जो हमारी इकोनॉमी है उसको ग्रो करने के लिए, तो क्या करते हैं हम उसको लो इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक, जैसे हमने अच्छे से एक बार आईएमएफ का कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करा, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो है वर्ल्ड बैंक। अब ये वर्ल्ड बैंक मतलब जैसे बैंक का आपको क्या था, आपको एक सिंपल सा मीनिंग समझ में आता है कि बैंक क्या करता है, पहले तो हमें लोन देता है और हमारी डिपॉजिट्स हैं जो उसको एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो ऐसे ही होता है हमारा वर्ल्ड बैंक। अब जो हमारे कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स होते हैं वो तो क्या है, हमारी जो लोकल पब्लिक है या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उसको लोन दे देंगे या फिर उनसे वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेंगे। जबकि वर्ल्ड बैंक, अब इसके मीनिंग से सिंपल ये है कि ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को लोन प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, जो डेवलपिंग है हमारी कंट्रीज, पुअर कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको भी ये लोन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि क्या कर सके, ये पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने का काम कर सके। तो हम बात करते हैं कि इसको स्टैब्लिश कब करा गया था। इसको स्टैब्लिश 1944 में करा गया था। इसकी 189 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के। अजय बंगा है इसके प्रेसिडेंट, जो क्या है हमारे इंडिया के ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका मोटो क्या है, कि इस मोटो से इसको एस्टेब्लिश करा गया था। इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। मतलब ऐसे दुनिया के लिए काम करना, ऐसे वर्ल्ड के लिए काम करना जो क्या हो, बिल्कुल फ्री ऑफ पॉवर्टी हो, मतलब जहां पर कोई भी गरीबी ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वर्ल्ड बैंक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें फर्स्ट है आईबीआरडी प्लस आईडीए। अब ये आईबीआरडी क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब ये आईडी क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप होता है, उसमें हमारी 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें, आईबीआरडी जैसे हमने अभी डिस्कस करा, देन होता है आईडीए, फिर होता है आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फिर होती है मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, नेक्स्ट है आईसीएसआईडी। तो हम इन पांचों को आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है अब रिपोर्ट कौन कौन सी है, इंडेक्सेस कौन कौन से हैं जो वर्ल्ड बैंक हर साल इशू करता है। तो फर्स्ट है हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। अब इसको क्या है, साल में 2 बार इशू किया जाता है, एक जनवरी में एंड देन जून में इसको इशू करा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये बहुत ज्यादा क्या है, एक बिल्कुल करंट सिनेरियो में यूज होता है, बट ये करंट सिनेरियो में इसकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में। तो इसको भी कौन इशू करता है, वर्ल्ड बैंक इशू करता है। थर्ड जो इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी कौन इशू करता है, वर्ल्ड बैंक इशू करता है। देन आती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, देन उसके बाद ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो ये 5 रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक इशू करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जो कोई भी कंट्री जो आईएमएफ की मेंबर है, तो हमने पहले ही डिस्कस करा था, वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली किसकी मेंबर बन जाएगी, वर्ल्ड बैंक की वो मेंबर बन जाएगी। नेक्स्ट अब जैसे हमने 5 ऑर्गेनाइजेशन के नाम पढ़े थे कि वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसमें 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारी होती हैं। तो फर्स्ट हमने जैसे डिस्कस करा आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको कब सेटअप करा गया था, 1944 में इसको सेटअप करा गया था। अब इसको सेटअप करने का मेन रीजन क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव या फोकस क्या था। तो इसका क्या मेन फोकस था, टू रिड्यूस पॉवर्टी इन लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। जो बिल्कुल गरीबी वाली कंट्रीज हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनकी जो गरीबी है उसको दूर करना ही इसका मेन फोकस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको 1960 में एस्टेब्लिश करा गया था। अब इसका फोकस क्या था, प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स टू पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज। सॉफ्ट लोन का मतलब ये है यहाँ पर कि क्या करना, पुअर और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको लो इंटरेस्ट रेट्स पर क्या करना, लोन प्रोवाइड करना। तो सॉफ्ट लोन का मतलब ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन,
इसको कब सेटअप करा गया था? 1956 में इसको सेटअप करा गया था। अब ये क्या करती है? इशू करती है मसाला बॉन्ड। अब ये मसाला बॉन्ड से भी पहले आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये मसाला बॉन्ड क्या है? रुपीज में डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होता है जिसको इशू किया जाता है इंडियन डेट जो मार्केट है किसके द्वारा? फॉरेन एंटिटी या फॉरेन जो हमारी कंपनीज हैं वो इशू करती हैं। इंडियन रुपीज में इसको डिनोमिनेटेड होता है और इंडियन डेट मार्केट में इसको इशू करा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका फोकस क्या है। इसका फोकस है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करना ताकि हम गरीबी है उसको जो दूर कर सके। अब मेन जो क्या है, ये हमारी प्राइवेट आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी प्राइवेट आर्म कौन है? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन उसकी प्राइवेट आर्म है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब जब डिफरेंट कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, तो उनके लिए एक इंटरनेशनल जो सेंटर है उसको सेटअप करा गया था जो इनके जो भी डिस्प्यूट्स है उसको सेटल करने का काम करता है। अब इसको 1966 में सेटअप करा गया था। इसका क्या फोकस था? सेटल डिस्प्यूट्स बाय कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन और फैक्ट फाइंडिंग। अभी 3 वर्ड्स को हमने देखा कि कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन। अभी कॉन्सिलिएशन क्या है कि जैसे 2 पार्टीज थी, 2 कंट्रीज थी, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया था तो हम एक थर्ड पार्टी को लेके आते हैं। हमारी जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें थर्ड पार्टी जो है वो कॉन्सिलिएटर होती है। कॉन्सिलिएटर क्या करता है? उनके जो डिस्प्यूट्स है उनको रिजोल्व करने का काम करता है। अब ये कॉन्सिलिएटर का जो भी डिसीजन होगा वो नॉन बाइंडिंग होगा, मतलब उन दोनों पार्टीज हैं जो कंट्रीज हैं उनकी मर्जी है कि उनको डिसीजन फॉलो करना है या नहीं करना। जबकि आर्बिट्रेशन क्या होता है? एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। इसमें एक थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर आता है जो भी डिसीजन देगा डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए दोनों पार्टीज को फॉलो करना पड़ता है। तो ये था हमारा आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन का मेन डिफरेंस। अब फैक्ट फाइंडिंग मतलब जो भी रीजंस हैं कि डिस्प्यूट अराइज ही क्यों हुआ उसको भी फाइंड आउट करने का काम ये हमारी जो एजेंसी है वो करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसको 1988 में सेटअप करा गया था। अब इसका मेन फोकस क्या था? प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था मीगा का। जैसे हमने अच्छे से पढ़ा, अब ये मेन आती है कि यूएसए, जापान, चाइना, यूके एंड जर्मनी, ये क्या है? इनके पास जो वर्ल्ड बैंक है सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है वर्ल्ड बैंक के अंदर इन 5 कंट्रीज के बीच साथ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गोल्स क्या है, वर्ल्ड बैंक को सेटअप करा क्यों गया था, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फर्स्ट आता है टू रिड्यूस पॉवर्टी। सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो ये है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना। अब जो पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1.90 पर डे टू नो मोर देन बाय 3% बाय 2030, मतलब जो भी लोग हमारी गरीब देशों में रह रहे हैं अगर वो $1.90 से कम में रह रहे हैं तो 2030 तक उनको 3% से ज्यादा नहीं होने देना। तो इसका फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव यही था। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू प्रमोट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी अमंग बॉटम 40% ऑफ पॉपुलेशन इन एवरी कंट्री। जो हमारी बॉटम 40% पॉपुलेशन है, मतलब जिसके पास क्या नहीं पहुंच रही, हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन है, उनके बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे 40% जो पॉपुलेशन है, तो उसके साथ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी करना, मतलब उनके लिविंग स्टैंडर्ड है उनको इंप्रूव करने का काम करना। नेक्स्ट आता है 2030 गोल्स है, उसको अचीव करेगा वर्ल्ड बैंक 2030 तक। तो ये हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे जिसके लिए वर्ल्ड बैंक को सेटअप करा गया था। नेक्स्ट हम आते हैं अब कंफ्यूजन पॉइंट्स। अब कुछ कंफ्यूजन पॉइंट्स आते हैं जब हम IMF की बात करते हैं और वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज आ जाती हैं जिस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं राइट आंसर को टिक करने में। फर्स्ट आता है जैसे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एक है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लैंडिंग। तो ये 2 वर्ड है। अब ये जो फैसिलिटी है वो तो हमारा IMF प्रोवाइड करता है, ये हमने पढ़ा था, जैसे कि वो बोरोइंग के मेथड्स होते हैं। जबकि जो लैंडिंग है, जैसे हमने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है पुअर कंट्रीज को। अब लैंडिंग का काम कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी IMF प्रोवाइड करता है, जबकि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लैंडिंग वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कंफ्यूजन पॉइंट की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। जैसे हमने पढ़ा कि IMF एक रिपोर्ट इशू करता है एनुअली, तो हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट होती है, तो ये तो IMF इशू करता है, जबकि
वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, मतलब जिस यहाँ पे एक ही वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पर आउटलुक है, यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स है। तो प्रोस्पेक्ट्स को कौन इशू करता है? वर्ल्ड बैंक इशू करता है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो तो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, उनमें तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन एक मेन जो डिफरेंस है उनमें ये है कि जो आईएमएफ है वो क्या करता है? वो स्टेबिलिटी का लेके आने का काम हमारा करता है। कौन सी स्टेबिलिटी? वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम की जो भी हमारी स्टेबिलिटी होती है उसको क्या करता है? वो स्टेबल करने का काम, जो हमारी फाइनेंशियल है सिस्टम उसको भी स्टेबल करने का काम आईएमएफ करता है। जबकि नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड बैंक, उसका क्या रोल होता है? उसका मेन रोल यही है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करा जाए। जितना ज्यादा हो सके, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनमें जो पॉवर्टी का लेवल है उसको जितना ज्यादा हो सके कम किया जा सके। तो सारा ये गाइस हमने आज अच्छे से देखा कि क्या था। हमने आईएमएफ के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में और ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जो उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करा। तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।